आज हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में सिखाएंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से विभाज्य ना हो, या तो एक से वो विभाज्य होती हैं या तो स्वयं से। तो अभाज्य संख्याएं कैसे याद रखना है, 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये 1 होता है 1, ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। उनको कैसे निकालेंगे, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं कैसे याद रखेंगे, और यही अभाज्य संख्याएं हमें आगे भी परीक्षाओं में मिलेंगी, 10th में मिलेंगी। यही इतनी ही अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो निकालना कैसे, सबसे पहले एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। अब 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा। किसी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि लिखा है 2, 4, 245, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता तो संख्या 2 से कट जाती है। जैसे 3, 4, 8, ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 8 है। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। इसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर हम अंकों का योग देखेंगे। जैसे मान लो लिखा है 2, 4, 8 और 8 और 4 12, 12 2 14। इनके अंकों का योग किया जाए तो 14 पड़ रहा है। 14 3 से विभाज्य नहीं होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे लिखा है 2, 3 और 1, इनके अंकों का योग कितना हो रहा है 6, तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब 3 से विभाज्यता का नियम समझ गए। अब बचा 5 से। 5 से क्या होता है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, जैसे ये यहाँ पे 0 है तो ये विभाज्य हो जाएगी 5 से, और यहाँ पे 5 है तो भी ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो केवल आपको कितने नियम याद रखने हैं, 3। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। और 3 से विभाज्यता का नियम, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक है, आप ये समझ गए हैं। उसके बाद आपको बताएं कि अभाज्य संख्याएं निकालना कैसे है, अभाज्य संख्याओं को याद कैसे रखना है, कैसे सारी अभाज्य संख्याएं निकालती है। देखें, एक जो होती है ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, उसे पहले कर दिया। फिर उसके बाद इसका नंबर है 2 पे बना दिया 2। अब क्या करना है, आपको 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट देना है। तो 2 से इसके पीछे 2 था, इसके पीछे ये सभी संख्याएं 2 से आपकी कट जाएंगी क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर कितना है 2। इसमें इकाई के स्थान पर 4 है तो ये संख्या भी आपकी कट जाएंगी। 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को करना है, और इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य जरूर हो जाती है। तो ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। जिसपे आपने गोला बनाया है 2 पे, तो 2 से कटने वाली संख्याएं सभी काट रहे हैं। इसके पीछे इकाई के स्थान पर 8 है तो ये भी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी, और ये 0 है तो भी ये संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। इस तरह से सभी संख्याओं को काट देना है। 2 से विभाज्य वाली संख्याओं को काट दिया। उसके बाद आप देखिए कि आपका कौन सा नंबर बचा, 3 बचा। अब हमें क्या करना है, हमें 3 से कटने वाली सभी संख्याओं को काटना है। हमें क्या करना है, 3 से कटने वाली सभी संख्याओं को काटना है। ठीक है, अब 3 से कटने वाली संख्याओं को देखना, 3 पे गोला बना लो, 3 पे गोला बना दिया। अब 3 से कटने वाली सभी संख्याएं काटना है। तो 3 का 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 30 तक पारा पड़ेंगे। 30 3 33, 3 36, इस तरह से करेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, जो पहले से कट चुकी है 3 तिया 9, 3 चौको 12, 5 15, 3 6 18, 3 7 21,
3 अट्ठे 24, 3 नंबर 27, 3 नंबर 30, 30 और 3 33, 33 3 36, 3 39, 3 42, 3 45, 3 48, 3 51, 3 54, 3 57, 3 60, 60 और 3 63, 63 3 66, 3 69, 3 72, 3 75 और 3 78 और 3 81, 81 3 84, 3 87, 3 90, 3 93, 3 96, 3 99। अब क्या किया, 3 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट दिया। अब देखिए आपका नंबर कौन सा बचा, अब बचा 5। अब 5 से कटने वाली काट दी, 5 का 5, 5 2 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, 50 और 5 55, 55 5 60, 5 65, 5 70, 5 75, 5 80, 5 85, 5 90, 5 95, 5 100। उसके बाद अब देखिए कौन सी बची है, 7। अब 7 से करने वाली है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, 7 9 70, 70 और 7 77, 77 और 7 84 और 84 और 7 91, 91 7 98। तो ये सभी कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं बची हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी का गोला बना देना है। तो हमने जितनी भी संख्याएं बची हैं सभी का गोला बना देना है, और यही 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये आपकी जितने भी गोला में संख्याएं बनी हैं वो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन एक विद्यार्थी को ये 100 संख्याएं याद रखना बहुत कठिन होता है। लोग समझते हैं बड़ा कठिन से याद रखेंगे, लेकिन काफी आसान बात है। देखिए ज्यादातर बच्चे कहाँ तक याद रखते हैं, 29 तक याद रखते हैं। तो हम बताएं कैसे याद रखना है आपको। पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 और 29। तो ज्यादातर विद्यार्थी इतनी अभाज्य संख्याएं याद रखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आगे की संख्याएं याद नहीं रखते हैं। देखिए आपको कैसे याद रखना है। 31 वाली लाइन में आपको याद रखना है, 31 वाली लाइन में आपको याद रखना है कि 31 37 होता है। 31 वाली में लाइन में याद रखना है 31 37 होता है। 31 30 वाली में 31 37, 40 वाली में 41 43 47 होता है। 41 43 और 47 होता है। 50 वाले में होता है 53 और 59, 50 में होता है 53 और 59। 60 वाले में होता है 61 और 67, 61 और 67। 70 वाले में 71 73 79, 71 73 79। 80 वाले में होता है 83 और 89, 83 और 89 और 90 वाले में होता है 97। अब भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल अभाज्य संख्याएं निकली 25। तो आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब भाज्य कितनी हुई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक के मध्य भाज्य कितनी हुई, 74,
क्योंकि जो ये एक है वो ना ही भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। एक जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 25 अभाज्य संख्याएं, 74 भाज्य संख्याएं। अब इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं वो आपको सीखना है। तो इनको याद कैसे रखेंगे अभाज्य संख्याओं को? अभाज्य संख्याओं को जैसे इनको याद भी रखना है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2 थी और 3। तो ये तो सभी याद कर लेते, 2 3 5 7 13 17 19 23 और 29। तो ये कैसे याद रखना है? सीधे ये सोचना है कि 30 वाले में 31 37 होता है। याद करना होते जरूरी होता है। 30 वाले में 31 37 होता है। 40 वाले में 41 43 47। 30 वाले में 31 37, 40 वाले में 41 43 47, 50 वाले में 53 59 और 60 वाले में 61 67 और 70 वाले में 71 73 79 और 80 वाले में 83 89 और लास्ट में 97। कुल 25 बने। अब क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये यहां पर देखिए, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक क्वेश्चन ये बना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा क्वेश्चन ये कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी कैसी होती हैं? विषम। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? मतलब अभाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो वो कौन सी है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर सभी विषम होती है। तो एक क्वेश्चन ये बना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। एक क्वेश्चन ये बना कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी कौन सा हुआ? 2। अब एक क्वेश्चन और होता है सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो सम अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 है। तो इसके 3 क्वेश्चन बने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? वो है 1। तो एक बात तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये जैसे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं में ये क्वेश्चन बनेगा 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भी भाज्य संख्या नहीं आती हो। जैसे 2 और 3 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 और 3। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भी भाज्य संख्या नहीं आती है। तो 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं, इनके बीच एक भी भाज्य नहीं आती है। दूसरी बात, अब देखो 3 और 5 के बीच एक भाज्य संख्या आई, 5 और 7 के बीच एक भाज्य संख्या आई। तो वो क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है जो कई जगह पर 1 बार 2 बार आता है। तो ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भाज्य संख्या आती है। क्यों नहीं करेगा? उसका कारण समझ। उसका कारण यह है, किसी से पूछा गया 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भाज्य संख्या आती हो, तो कोई बताएगा 3 और 5, तो इसके बीच एक है। कोई बताएगा 5 और 7। इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। तो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जिनके बीच एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये कई जगह पर आता है। वैसे ही 3 देखिए, अब 3 1 2 3, इसके बीच भी 3 है और इसके बीच में भी 3 है। देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 और इसके बीच भी 3 है। तो 3 भी कई जगह पड़ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच 3 भाज्य संख्या आती है। वो भी क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि 3 भी कई जगह पर है। अब देखिए 5 कितनी जगह पर? 1 2 3 4 5। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 5 भाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 5 भाज्य संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नहीं किए जा सकते 1 3 और 5 वाला। केवल ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भी भाज्य संख्या नहीं आती है। तो आप बताइए 2 और 3, क्योंकि एक भी नहीं आती है। और अगर पूछेगा 2 ऐसी भाज्य संख्या बताइए जिनके बीच 1 आती है 3 आती है 5 आती है, नहीं पूछा जा सकता। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 1 से 100 तक में ही है और वो एक बार पढ़ रहा है तभी वो क्वेश्चन बनेगा। 1 से 100 तक के मध्य 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच
7 भाज्य संख्याएं आती हो, और ऐसा केवल एक जगह पर हो पा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब ये बात सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 89 और 97 के बीच 1 2 3 4 5 6 7, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि दो ऐसी भाज्य संख्या बताइए जिनके बीच 7 भाज्य संख्याएं आती हैं, तो हुआ 89 और 97। 89 और 97, 1 से 100 तक के मध्य दो ऐसी भाज्य संख्या बताइए जिनके बीच 7 भाज्य संख्या आती है, तो 89 और 97। और समझ गए पहले क्वेश्चन क्या बना था, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 2। समभाज्य संख्या कौन सी है, 2। समभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 1। और दो ऐसी भाज्य संख्याएं बताइए जिनके बीच एक भाज्य संख्या आती है, 3 आती है, 5 आती है, पूछा नहीं जा सकता। केवल ये पूछा जाएगा 1 से 100 तक के मध्य दो ऐसी भाज्य संख्या बताइए जिनके बीच 7 भाज्य संख्याएं आती हैं, तो 89 और 97। ठीक है, अब आपको ये भाज्य संख्याएं याद कर लेना चाहिए। याद क्यों कर लेना चाहिए, उसका कारण सुने। तो इसका कारण यह है कि यदि अभाज्य संख्या याद होगी तो आपको ये पता होगा कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 1 होता है। यदि आपको अभाज्य संख्या पता है, आपसे कोई पूछे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, 3 गुना 6, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है। इस आपसे पूछा जाए कि 73 ये तो आपसे पूछा जाए 73 और इसमें से कोई भाज्य संख्या ले ली जाए 97। अब इसका आपको एलसीएम पूछा जाए कितना होगा, तो यदि आपको ये याद होगा कि 25 तक अभाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं, वरना आप एलसीएम निकालेंगे। और यदि आपको पता है कि ये भाज्य संख्याएं, तो आपको क्या करना है, एलसीएम में इनके तुरंत गुणा करके लिख देना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 73 और 97 की गुणा करके आंसर बता देंगे, और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ पूछा जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है। अभाज्य चाहे 2 हो 3 हो, 2 नहीं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो, जैसे इन्हीं का जैसे 2 संख्याएं ली, इसी में से एक और 3 ले लेते, 3। अब इसका एलसीएम पूछ देते हैं, तो सभी तो अभाज्य संख्याएं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो तीनों की गुणा कर देते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होता है, चाहे वो 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 अभाज्य संख्याएं ले ली जाए, उन सभी संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर ही होगा, और उन संख्याओं का एलसीएम भी एक ही होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर कैसे हो जाता है, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 1 क्यों होता है। अब आप ये समझ लीजिए, ये याद रखना है, अभाज्य संख्या जरूर याद रखें। अभाज्य संख्या याद करने के 30 वाली में 31 37 होता है, 30 वाली में 31 37, 40 वाली में 41 43 47 होता है, 50 वाले में 53 59 होता है, 60 वाले में 61 67, और 70 में 71 73 79 होता है, और 80 वाले में 83 और 89, और 90 वाले में 97। तो आपको अभाज्य संख्या जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होगा। और ये जरूर याद रखें, 2 ही नहीं, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो, एलसीएम हो तो उनकी सभी की गुणा बराबर होगा। जैसे 3 संख्याएं थी, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 73 97 और 3 सभी अभाज्य संख्याएं, तो इनका एलसीएम उनकी गुणा के बराबर होगा, और इनका एलसीएम 1 होगा। अब आपको ये बताएंगे कि आखिर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है 1 क्यों होता है, और एलसीएम उन्हीं की गुणा के बराबर क्यों होता है। तो ध्यान से सुने, तो यहां पर देखें, जैसे ये संख्या ले लीजिए, भाज्य संख्या है। हेलो, ये पहले ये एलसीएम सीखे। 12 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, 2 दूनी 4 12, और 16
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और मान लो 24 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना सीखना है और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर क्यों होता है और एचसीएफ क्यों होता है। देखिए एचसीएफ होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में मैच कर रहा है। तो सभी में क्या मैच कर रहा है, एक बार 2 मैच कर रहा है, एक बार ये 2 मैच कर रहा है और इसमें 3 नहीं है, ये 3 इसमें है। तो कितनी बार मैच कर रहा है, 2 बार 2 मैच कर रहा है। एक बार ये 2 आ रहा है और एक बार ये, और कोई गिनती सभी में नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 4। इसका एचसीएफ 4 हो गया। अब बात आती है एलसीएम। एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाए। देखें ये जिसका भी एलसीएम निकालना है, जितने भी गुणनखंड हैं उसमें ये चेक करो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें संख्या ही है 2 और 3। एलसीएम जरूर सीखे। एचसीएफ आसान होता है कि सभी में मिला है उतार देंगे 2 दूनी 4। एलसीएम में क्या करना है कि जितने भी गुणनखंड आपके आए हैं उसमें ये देखिए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। उसमें संख्या आई है 2 आई है 3 आई और कोई इसमें पूर्ण नहीं है। अब करना क्या है, अब ये करना है ये 2 देखो, ये 2 सबसे अधिक बार किसमें आया है, 2 इसमें 2 बार आया, 2 इसमें 4 बार आया, 2 इसमें 3 बार आया। तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ, 4 बार। तो एलसीएम तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ, 4 बार। 2 दूनी 4 बार 2 कर लिया। अब उसके बाद देखो 3 देखो सबसे अधिक बार, इसमें भी एक बार, इसमें एको बार नहीं, इसमें भी एक बार। तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ, 1 बार। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 बार है, इसके पास एको बार नहीं है, इसके पास 1 बार है। तो सबसे अधिक बार का मतलब 1 बार हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48। ये एलसीएम हुआ। तो एलसीएम आप समझ गए कैसे निकाले। एलसीएम में जितने भी गुणनखंड होते हैं उनको इधर लिख लेते हैं और देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा आया। एक बार फिर देखिए एलसीएम, सबसे अधिक बार केवल आपको देखना है, सबसे अधिक बार देखना है कि कौन सा आया है, बस यही ध्यान रखना है, सबसे अधिक बार देखना है। ठीक है, देखना जैसे 8 का 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब मान लो 16 का 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 50 का 50। अब इसका 50, 2 दूनी 2 पंजे 10 और पंजे 50, 50 था। अब क्या करना है, इसमें देखना है एलसीएम में सबसे अधिक बार कौन सा है। सबसे अधिक बार इसमें कौन कौन गिनती है, इसमें आई है 2 आई है और 5 आई है। सबसे अधिक बार कौन सा है, सबसे अधिक बार 2 देखो, इसमें 2, इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार, इसमें 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ, 4 बार। तो 4 बार हम 2 उतारेंगे, 4 बार 2 उतारेंगे। 5 देखो, इसमें एको बार नहीं, इसमें एको बार नहीं, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी एको बार नहीं है, इसमें 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 की गुणा कर देंगे, 5 5 25, तो ये आ जाएगा 400। तो याद रखना है कि गुणनखंड जो इसमें है वो उतारना है कौन कौन से है, और जो सबसे अधिक बार आया होता है वो वाला दिया जाता है। अब आपको सिखाएंगे कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा के बराबर क्यों होता है, एचसीएफ क्यों होता है। देखिए जैसे मान लो अभाज्य संख्या ले ली 17, अभाज्य संख्या ले ली मान लो 17 ले ली, तो अभाज्य संख्या ले ली मान लो 17 ये, और एक अभाज्य संख्या दूसरी ले ली, मतलब कोई सी ले सकते हैं, मतलब 23 ले ली, और एक संख्या ले ली 29, 3 अभाज्य संख्या ले ली। तो अब इनको लिख किस प्रकार सकते हैं, जैसे इसके गुणनखंड में हम लिख सकते हैं 17 गुणा 1, इसे तो लिख सकते हैं, और 23 को 23 गुणा 1, और 29 को 29 गुणा 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं थी।
अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और एचसीएफ अभी समझा था कि जो सभी में मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो सभी में क्या मिल रहा है? HCF। तो सभी में कौन सी चीज मिल रही है? सभी में मिल रहा है 1। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 1। इसीलिए अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, चाहे 4 अभाज्य संख्याओं 10 अभाज्य संख्याओं एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, जो सभी में 1 मिलेगा इसीलिए 1 होता है। अब एलसीएम उनकी गुणा के बराबर क्यों होता है? अब देखिए, अभी बताया था कि जब एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो क्या करना है, जो इसके गुणनखंड में आए हैं, ये इसके गुणनखंड में आए हैं, उसको उतार लेना है कि इसमें आया क्या क्या है। इसमें 1 आया है, इसमें 17 आया है, इसमें 23 आया है, इसमें 29 आया है। यही तो सभी संख्याएं ही है। अब हमने क्या बताया था, सबसे अधिक बार देखना है। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी गुणनखंड आए हैं, इसमें गुणनखंड शामिल है, उनको नोट करना है, आया कौन कौन। 1 आया, 17 आया, 23 आया, 29 आया। अब ये देखना सबसे अधिक बार किसमें आया, इसमें 1 है, 1 बार है, 1 बार है, 1 बार है। तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। 1 बार ही 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, तो सबसे अधिक बार 1 बार। अब 17 देखो, 17 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार नहीं, इसमें भी 1 बार नहीं। तो जब इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार नहीं, इसमें 1 बार नहीं, तो सबसे अधिक बार 1 बार हुआ। तो 17 भी 1 बार उतारेंगे। अब ये वाली युक्ति देखेंगे, ये देखेंगे सबसे अधिक बार कितनी बार है, इसमें 1 बार भी नहीं, इसमें 1 बार, और इसमें भी 1 बार नहीं। तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ? 1 बार। 23 उतार लिया। उसके बाद ये गिनती बची 29। अब 29 देखो, सबसे अधिक बार कितनी बार है, इसमें 1 बार नहीं, इसमें 1 बार नहीं, इसमें 1 बार। तो सबसे अधिक बार 1 बार हुई। अब चेक करो, ये अभाज्य